दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। जो प्रतियोगिता का समय नजदीक आता जा रहा था, तो ऐश्वर्या का मन डूबता सा जा रहा था। पता नहीं क्या होगा, यह सवाल बार बार उसके जहन को कुरेदे जा रहा था, जिससे उसे अपने मन में एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत न हारी और जो समय नजदीक आ रहा था, तो वह अपने इस मानसिक डर के साथ अपनी तैयारी को जोर शोर से शुरू रखे हुए थी। वह हर रोज नियमित रूप से ब्यूटी पार्लर जाती और फिर रिहर्सल करती। दिन का सारा समय उसका इन्हीं कार्यों में बीतता था। वह अपनी तरफ से किसी भी कमी को नहीं रहने देना चाहती थी, ताकि बाद में इसकी कोई कमी उसके लिए पछतावा न बन जाए। इधर लारा भी पीछे न थी। वह ऐश्वर्या को अपने पास तो जरूर रखे हुए थी, लेकिन उसे इस कार्य में वह आगे नहीं आने देना चाहती थी। इसलिए वह भी अपनी तैयारी में कोई कसर न छोड़ना चाहती थी। सौंदर्य प्रतियोगिता का मुख्य बिंदु तो शारीरिक सुंदरता था ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ छोटे बिंदु थे। अच्छी बोलचाल, भले ही हिंदी न आती हो, लेकिन अंग्रेजी जानना आवश्यक था, जिससे सामने वाले पर अच्छा प्रभाव डाला जा सके। इसके अलावा अच्छी चाल ढाल, यह भी एक ऐसा बिंदु था जो प्रतियोगिता के परिणाम को निर्धारित करता था। चाल चलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक कदम के साथ शरीर की सुंदरता नजर आए। ड्रेस और कपड़ों का चुनाव भी एक सहायक बिंदु था। कपड़े का चुनाव, किस प्रकार की ड्रेस प्रतियोगिता की सुंदरता को निखारता है, यह भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण थी, जिसके लिए किसी अच्छे डिजाइनर की आवश्यकता पड़ती थी। और क्योंकि इस समय लारा के पास पैसे की कोई कमी न थी, इसलिए उसने एक मोटी रकम पर एक अच्छे डिजाइनर को खरीदा और कई दर्जनों ड्रेस तैयार करवाई, जिनमें से एक दो ड्रेस की कीमत हजारों रुपए में थी, तो दो तीन ड्रेस की कीमत तो लाखों को पार कर गई थी। आखिरकार इंतजार की सारी घड़ियां समाप्त हुई तो प्रतियोगिता का दिन आ पहुंचा। प्रतियोगिता समिति ने प्रतियोगिता के आयोजन के लिए पाटिल साहब के होटल को चुना, जिसके कारण पाटिल साहब की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पूरे होटल का प्रबंध इस प्रकार किया कि ऐसा प्रबंध तो उन्होंने तब भी न किया था जब होटल का शुरू हुआ था। पूरे होटल को धो पोंछकर शीशे की तरह चमका दिया। अच्छी रोशनी और खाने का इंतजाम किया। होटल के मुख्य हॉल में हजारों की संख्या में सीट लगवाई गई। लंबे चौड़े मंचन का आयोजन का इंतजाम किया गया। मंच के पास विशेष व्यक्तियों के लिए सीट लगाई गई, तो उनके पीछे अन्य धनाढ्य लोगों के बैठने के लिए सीटें लगवाई गई।
देश के कोने कोने से आने वाली लड़कियों के लिए अलग से रूमों की व्यवस्था की गई, तो इसी शहर से आने वाली लड़कियों के लिए अलग से रूमों की व्यवस्था की गई। होटल में मंत्रियों और नेताओं के रुकने के लिए भी इंतजाम से लेकर एक साहूकार के रखने तक का इंतजाम था। दोपहर का सूरज जो जो क्षितिज की तरफ बढ़ रहा था, तो होटल के बाहर लड़कियों और अतिथियों की गाड़ियां आकर खड़ी होनी शुरू हो गई थी। जो देश के भिन्न भिन्न कोनों से आई थी, ये वो लड़कियां थी जो समाज के उस वर्ग से थी जिन्होंने अब तक की इस अल्प आयु में किसी भी अभाव की कमी महसूस न की थी। और क्योंकि धन के बढ़ते स्तर के साथ नैतिकता का स्तर नीचे गिरता है, इसलिए इनका नैतिक स्तर भी कुछ ज्यादा श्रेष्ठ न था। प्रतियोगिता के शुरू होने का समय 6 बजे रखा गया था, इसलिए लारा ने और देर न की और ऋषियों को लेकर होटल के अपने कमरे में पहुंची। उसे बहुत जोर से भूख लगी थी, क्योंकि अपने पेट और शरीर की सुंदरता को निखारने के लिए पिछले 8 दिनों से उसने अन्न का एक भी दाना अपने मुंह में न डाला था। केवल फलों के जूस पर निर्भर थी। उसने एक वेटर को बुलाया और अपने व ऐश्वर्या के लिए 2 गिलास जूस मंगवाया, जिसे पीकर उन्हें काफी राहत महसूस की और पेट की तृष्णा को शांत किया। दोनों सहेलियां अपने अपने बनाव श्रृंगार में डूबी हुई थी कि अचानक बाहर बड़ी बड़ी VIP गाड़ी आने की ध्वनि सुनाई दी। लारा ने बालकनी से बाहर झांककर देखा तो पाया कि मुख्यमंत्री लाल सिंह यादव आए थे। गाड़ी रुकी तो मंत्री जी नीचे उतरे। पाटिल साहब ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। मुख्यमंत्री जी देखने में इतने आकर्षक न थे, लेकिन आजकल उनके सारे नक्षत्र चमक रहे थे। 6 की 6 उंगलियां घी में थी। सफेद कपड़ों के कारण देखने में तो ऐसे लगते थे मानो सफेद बालों की भेड़ हो। उनके नाटे कद और मोटे पेट के कारण वे चारों तरफ से एक समान नजर आते थे। गर्दन तो थी ही नहीं, इसलिए बड़े धड़ के ऊपर बिना मूंछ दाढ़ी का गोल चेहरा ऐसे नजर आता था मानो मोटे आलू पर एक छोटा आलू सवारी कर रहा हो। और इस गोल चेहरे के ऊपर कटोरे के आकार में सफेद बाल तो उनकी शोभा को 4 चांद लगा रहे थे। इसके अलावा उनके ऊपर आजकल भगवान की भी बहुत भारी कृपा थी। 2-4 दर्जे भी मुश्किल से न पढ़े थे, लेकिन राजनीति में अच्छों को पाठ पढ़ा रहे थे। लोकतंत्र का सही उपयोग शायद इन्हीं के पास देखने को मिल सकता था। कभी अपनी स्वार्थ नीति के आधार पर इन्होंने लोकतंत्र का सही उपयोग किया था और ऊंचे ओहदे पर आसीन अफसरों का स्वार्थ पूरा करके प्रदेश में ऐसी पकड़ बनाए हुए थे कि कुर्सी से हिलने तक का नाम नहीं ले रहे थे। आपसे दूध की पूर्ति के बाद मंत्री जी अपनी भेड़ चाल चलते हुए होटल के अंदर अपने कमरे की तरफ
चले। जिस प्रकार से एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ चलती है, उसी प्रकार शीश झुकाए पाटिल साहब भी उनके पीछे चले गए। इसके बाद और बहुत सी गाड़ियां आई। किसी में दिल्ली से मंत्री आए थे तो किसी में एक व्यापारी। देखते ही देखते थोड़ी देर में होटल का पूरा हॉल भीड़ से खचाखच भर जाता है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।